तो टुडेज टॉपिक इज ओसीएम चैप्टर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1, जिसका आज हम लोग लेने वाले हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं, तो हमें क्या क्या ऐसे फायदे मिलेंगे अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करेंगे। देन ऐसे क्या क्या लॉसेस मिलेंगे, क्या क्या डीमेरिट्स मिलेंगे अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आज के लेक्चर में आपको मिलने वाले हैं। तो इस लेक्चर को काफ़ी ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और मेक श्योर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देन इसके फायदे देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरिट है यानी कि फायदा है अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को खोलेंगे, वो होता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का। यानी कि किसी भी तरीके के फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर इस तरीके का मतलब बेसिकली नहीं होता है कि हम मतलब बेसिकली मेजोरिटी केस पे यहाँ पे चलता है। यानी कि जितने भी मेंबर्स है, सपोज कि अगर 100 मेंबर्स है और किसी को डिसीजन लेना है कि हमें इस पर्सन को यानी कि 100 में से एक को मैनेजिंग कमेटी मेंबर का हिस्सा बनाने का है, तो उस टाइम पे जो जितने भी 99 जो बचे हुए रिमेनिंग मेंबर्स है, वो सब वोट करेंगे उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए कि अगर जितने लोग हैं अगर वो अगेंस्ट में है कि नहीं हमें इसे नहीं बनाना है, तो वो वोट कर सकते हैं इजीली कि हमें नहीं बनाना है। और जो फेवर में होंगे वो भी वोट कर सकते हैं कि नहीं हमें चाहिए ये पर्सन। तो किसी भी तरह का डिसीजन लेना होता है या फिर मैनेजिंग कमेटी के मेंबर के टाइम पे जब इलेक्शन का उनका टाइम रहता है, इलेक्ट करने का रहता है कि किस पर्सन को मैनेजिंग कमेटी का मेंबर बनाना है। बेसिकली मैनेजिंग कमेटी मेंबर मतलब जो पूरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करके चलाएगी, ठीक है। तो जब उसका भी टाइम आता है, उसको भी इलेक्ट करने का टाइम आता है, तो उस टाइम पे भी इसी तरह से होता है कि हर एक जितने भी मेंबर्स हैं वो सब वोटिंग करते हैं। जितने जिसके ऊपर ज़्यादा वोट्स आते हैं देन वही डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ पे मेजोरिटी पे होता है कि कितने वोट्स आते हैं, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है यहाँ पे। देन सेकेंड जो फायदा होता है, मेरिट होता है, वो होता है ओपन मेंबरशिप का। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कोई भी आ सकता है आसानी से और कोई भी जा सकता है। कोई का मतलब कोई भी, यानी कि मेल फीमेल जेंडर से भी मतलब नहीं है, ना ही कास्ट रिलीजन से। यानी कि हिंदू भी आ सकता है, मुस्लिम भी आ सकता है, किसी भी कास्ट रिलीजन से आ सकता है, कोई भी आ सकता है। यहाँ पे ओपन मेंबरशिप रहती है, यानी कि कोई भी आसानी से आ सकता है और जब उसकी मर्जी हो वो छोड़ के जा भी सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे नहीं हमें मिलते हैं। तो ये भी एक फायदा हो जाता है। देन थर्ड फायदा हो जाता है लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस का। यानी कि हमारा जो खर्चा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो काफ़ी कम हो जाता है। किस तरह से कम हो जाता है? बेसिकली देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो क्या करती है, जो मिडल मैन होते हैं, मिडल मैन बेसिकली मतलब जो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच का जो लिंक होते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरर से मिडल मैन जो है वो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीद के कस्टमर को बेच देते हैं, जैसे रिटेलर, होलसेलर, देन वही सब, ठीक है। तो मिडल मैन क्या करते हैं, जब मैन्युफैक्चरर से सपोज कि अगर 10 रुपये में कोई प्रोडक्ट खरीदा है, तो उसमें अपना भी कुछ मार्जिन डालकर उसे एक्सपेंस मतलब महंगे दाम में बेच देते हैं। मतलब 10 रुपए का सामान 20 रुपया 15 रुपए में बेच देंगे। तो इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन बचाने के लिए ही तो मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी खुली हुई है। सो डैट यहाँ पे क्योंकि मिडल मैन को हम हटा देते हैं, ऊपर से हम एडवर्टाइजमेंट पे भी खर्चा नहीं करते हैं, इस वजह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारा जो खर्चा है वो बच जाता है। तो ये भी एक फ़ायदा हो जाता है। ऊपर से गवर्नमेंट भी हमें काफ़ी सारे ऐसे रिलीज देते हैं, मतलब टैक्स में हमें मतलब कम पैसे देने पड़ते हैं। देन ऐसे काफ़ी सारे हमें रिलीफ देते हैं जिनकी मदद से कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो पैसे हैं वो बच जाते हैं। तो ये भी सारे इनके वजह से हमारे काफ़ी ज़्यादा पैसे भी बच जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। तो ये भी एक फ़ायदा हो जाता है। देन चौथा फायदा होता है लिमिटेड लाइबिलिटी का। हमने फीचर्स के अंदर देखा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है उसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको मतलब सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अगर किसी से लोन लिया, यानी कि किसी बैंक से लोन लिया है, देन उसको भरने के लिए मेंबर जितने भी है, यानी कि जितने भी पार्टनर्स हैं, उनके घर पे जाकर उनका घर बार बेचकर पैसे नहीं लिए जाएंगे। जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी असेट्स होंगे उनको बेचकर उसको क्लियर किया जाएगा, पे ऑफ किया जाएगा उस क्लेम को। सो दैट यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी मिलती है मेंबर्स को कि उनका जेब से एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने सपोज कि अगर 10,000 का शेयर खरीदा था, उसमें से सिर्फ 5,000 की पेमेंट अभी दी है, 5,000 देना बाकी है, तो उनका काम सिर्फ 5,000 बचे हुए जो है वही देना बाकी है, सिर्फ एक्स्ट्रा उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं होती है। देन अपना जो पांचवा फायदा होता है वो होता है टैक्स कंसेशन का। मतलब क्या है, वही बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया था लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, कि गवर्नमेंट हमें काफी सारे रिलीफ देती है। तो उसी के अंदर इनकम टैक्स मतलब अगर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो ज्यादा पैसे कमाती है तो उस टाइम पे हमारा जो गवर्नमेंट है वो हमें काफी सारे ऐसे रिलीफ देता है, जिसके अंदर इनकम टैक्स का भी आता है कि अगर आप ज्यादा कमाते हैं तो उसके अंदर आपको काफी कम टैक्स भरना पड़ेगा या फिर काफी मतलब बहुत कम टैक्स भरना पड़ेगा।
नाउ अब जो लास्ट वाला एक फायदा होता है वो होता है सेल्फ फाइनेंसिंग एंड चैरिटी का। यानी कि अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलते हो तो इसके अंदर जितना भी आपकी इनकम होती है तो उसके अंदर सिर्फ आपको मतलब जो अभी के नए टाइम पे जो अभी के टाइम पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो एक्ट आया है, नियम आया है, अमेंडेंट एक्ट जो आया है, अमेंडेंट का मतलब होता है जो पुराना एक्ट था उसको अपडेट करके कुछ चेंजेस ला देना। तो सो दैट जो अभी के टाइम पे जो अपडेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट आया है उसके अंदर मतलब ये बताया गया है कि जितने भी मेंबर्स होंगे उन्हें हम सिर्फ 50% डिविडेंड ही पे कर सकते हैं, और जो बचे हुए रिमेनिंग जो पैसे हैं उन्हें हम सेल्फ फाइनेंसिंग में इस्तेमाल करेंगे। यानी कि क्या, हम या तो उसे खुद में इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या तो चैरिटी वैरिटी कर सकते हैं, लोगों की भलाई कर सकते हैं, सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये भी एक फायदा मिल जाता है कि हम लोगों की और अच्छी से भलाई कर पाते हैं। काफी सारे मतलब हमें काफी कम पैसे देने पड़ते हैं मेंबर्स को, और जो बचे हुए पैसे रहते हैं हम अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी को ग्रो करने में लगा देते हैं। तो ये भी एक फायदा मिल जाता है। अब यहाँ तक तो फायदे की बात हो गई कि कितने फायदे मिलते हैं अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करते हो। बट अब इसके काफी सारे घाटे भी है, डीमेरिट्स भी है। ठीक है, तो एक एक करके सारे डीमेरिट्स भी देख लेते हैं। लिमिटेड कैपिटल का है, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनके पास काफी लिमिटेड पैसे होते हैं, काफी कम पैसे होते हैं। अब इसका रीजन क्या है, तो बेसिकली रीजन ये होता है क्योंकि देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो शेयर्स होते हैं उनका फेस वैल्यू बहुत ही कम होता है। ठीक है, और ऊपर से इसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब मतलब वीकर सेक्शन होते हैं, यानी गरीब लोग होते हैं, क्योंकि रिच लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी की उनको जरूरत नहीं होती, उनके पास इतने पैसे होते हैं कि डायरेक्टली वो अपनी बड़ी कंपनी खोल सकते हैं। सो दैट इसके ना सिर्फ गरीब लोग रहते हैं, छोटे छोटे, जैसे अमूल दूध है तो उस तरह से पुअर फार्मर्स है, तो ना रिच फार्मर्स है। तो यहाँ पे क्योंकि पुअर लोग रहते हैं, वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं, इस वजह से ये उतने महंगे महंगे मतलब इतने सारे ज्यादा शेयर्स को खरीद नहीं पाते। जिस तरह से ज्यादा शेयर नहीं खरीदते तो ज्यादा कैपिटल भी इनके पास कलेक्ट नहीं हो पाता है। ऊपर से काफी कम डिविडेंड भी देते हैं लोगों को, मेंबर्स को। इस वजह से ये जो मेंबर्स होते हैं इनके पास इतना मोटिवेशन भी नहीं मिलता है कि ये और ज्यादा मतलब इंटरेस्ट की लालच में और ज्यादा जो शेयर है वो खरीदे, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड कम मिल रहा है। ऊपर से लोग भी मतलब वीकर सेक्शन के हैं, तो इनके पास ना ही इतने पैसे हैं, ऊपर से ना ही इतना मोटिवेशन मिल रहा है कि और जो शेयर्स है उसे खरीदे। तो इसलिए इनके पास पैसे जो है वो लिमिटेड रहते हैं, क्योंकि लोग लिमिटेड ही इनके शेयर्स को खरीदते हैं, कम शेयर्स को खरीदते हैं। तो ये एक घाटा हो जाता है कि इनके पास काफी कम पैसे रहते हैं। देन दूसरा घाटा होता है इन एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि देखो इनके पास लिमिटेड कैपिटल है, यानी कि कम पैसे हैं। ठीक है, अब कम पैसे हैं इस वजह से ये किसी प्रोफेशनल मैनेजर को तो रख नहीं सकते, अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि काफी ज्यादा पैसे लेगा अगर उसे मैनेज करना है बिजनेस को। तो क्योंकि ये ज्यादा पैसे लेगा इस वजह से वो उसे तो अपॉइंट नहीं करेंगे। वे वो अपने ही मेंबर्स में से कुछ लोगों को मतलब सिलेक्ट करेंगे, देन उन्हें मैनेजिंग कमेटी का मेंबर बना देंगे जो सोसाइटी को कंट्रोल मतलब मैनेज करेगा। तो क्योंकि बेसिकली मेंबर्स में जरूरी नहीं है कि हर एक जो मेंबर है उसके पास उतनी मतलब प्रोफेशनल स्किल हो कि वो बिजनेस को, ये जो सोसाइटी है इसको अच्छे से कंट्रोल करे, मैनेज करे। तो इस वजह से यहाँ पे इनएफिशिएंटी हमें मिलती है मैनेजमेंट के अंदर। क्योंकि देखो इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं बेसिकली वो पुअर लोग होते हैं, वीकर सेक्शन के लोग होते हैं। एक तो वीकर सेक्शन के, देन उनके पास उतनी प्रोफेशनल स्किल्स नहीं होती है कि वो बड़े स्केल पे कुछ कर सके, देन वो बड़े एक प्रोफेशनल मैनेजर को भी हायर नहीं कर सकते। तो ये भी एक मतलब घाटा हो जाता है, डीमेरिट हो जाता है कि हमारे पास मैनेजमेंट जो है वो काफी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, अब तीसरा जो घाटा होता है वो होता है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब क्या है, लोगों जो जो बाहर के लोग होते हैं वो भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आना जल्दी नहीं चाहते रहते, क्योंकि इसके अंदर ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है इसके अंदर काफी सारे मतलब ऐसे जो मतलब जो नेता लोग होते हैं वो सब इसके अंदर जुड़े हुए रहते हैं। इस वजह से लोगों को लगता है कि ये नेता है, क्या भरोसा हमें धोखा दे दे, या फिर ऐसा कुछ मतलब उसके नेचर की वजह से उन्हें मतलब डर रहता है कि क्या पता हम इसमें जाए, हमारे जो शेयर्स हमने जो पैसे लगाए वो डूब ना जाए। तो इस वजह से लोग इसके ऊपर मतलब कब इंटर मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहता है, इस वजह से लोग डरते हैं ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाने से। तो ये भी एक घाटा हो जाता है कि लोग आना ही नहीं चाहते हैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। देन चौथा जो डीमेरिट होता है, घाटा होता है, वो होता है लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपांशन। क्योंकि देखो मैनेजमेंट जो है वो इनअफिशिएंट, कैपिटल भी लिमिटेड है, पहले लोग भी आना उतना नहीं चाहते हैं, डिविडेंड भी कम दे रहे, इतने सारे डीमेरिट्स होने की वजह से ऊपर से मैनेजमेंट भी अच्छी नहीं है, लोग जो है वो अनस्किल है, पुअर लोग है, वीकर सेक्शन के हैं। तो इस वजह से ये जो है बिजनेस मतलब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये बड़े बड़े कोई रिस्की प्रोजेक्ट नहीं करती है, क्योंकि उनके पास अच्छी मैनेजमेंट नहीं है। कई बिजनेस वो जो प्रोजेक्ट लिया है और उसके अंदर कुछ
गलत हो गया और देन उनका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो खराब हो गया, तो उस टाइम पे जितना भी उन्होंने लोन लिया रहेगा या फिर जितना भी उन्हें घाटा होगा तो बहुत ज़्यादा उन्हें बेयर करना पड़ सकता है लॉस को। तो इस वजह से उस लॉस को ना बेयर करने की डर से ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कई कोई बड़े-बड़े जो रिस्की प्रोजेक्ट है उन्हें नहीं करती है, जिसकी वजह से इनका जो मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक छोटे से लेवल पे ही रहता है। इनका जो मतलब बेसिकली ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी इनकी जो सोसाइटी होती है वो फैल नहीं पाती है, बड़ी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये भी घाटा हो जाता है क्योंकि इनके पास मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती है, ये प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास उतने पैसे ही नहीं होते, लिमिटेड कैपिटल है। देन पांचवा जो घाटा होता है वो होता है लैक ऑफ मोटिवेशन का, क्योंकि देखो इसके अंदर लोग प्रॉफिट मोटिव से नहीं आ रहे कि मतलब मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो ज़्यादा मेहनत करूंगा तो ज़्यादा मिलेंगे, तो ये ना ही प्रॉफिट मोटिव की वजह से आ रहे, इस वजह से इनके पास इतनी मोटिवेशन नहीं रहती कि अगर मैं ज़्यादा मेहनत भी करूंगा तो भी तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलने वाले नहीं है। यहाँ पे लोग आए किस लिए है, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, तो अगर एक दूसरे का हेल्प करेंगे तो भी हमें उतने पैसे नहीं मिलने वाले। तो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे मतलब ईमानदारी से हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलता ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो ये भी एक घाटा हो जाता है कि लोग ज़्यादा मेहनत से काम नहीं करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो ये सारे कुछ डीमेरिट्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। देन आई होप कि आपको जितने भी डीमेरिट्स एंड मेरिट्स है वो समझ आ गए होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के। अब अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर एक भी मतलब ऐसा पॉइंट लगता है कि आपको उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके माइंड में या फिर इसका मतलब क्या होना चाहिए, तो वो सारे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। नाउ अब हम ना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेसिकली अलग अलग तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं जिनको हम आने वाले लेक्चर्स में लेने वाले हैं, और अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो ये आपको लेफ्ट वाली जो प्लेलिस्ट दिख रही है इसको क्लिक करके आप लोग देख सकते हो आराम से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो।